हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पंजाब मास्टर कैडर के जो 2022 का आपका पेपर था साइंस का, उसका फिजिक्स पोर्शन में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है एक तरह से, ये जो 2022 में आपका हुआ है सितंबर में, उसको डिस्कस करने वाले हैं आज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया है ये है, इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड द एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर। ई के रिलेशन आपको यहाँ पे गिवन है, जो आपके पास एनर्जी होती है और जो हमारे पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है के, इसके बीच में रिलेशन गिवन है आपको यहाँ पे। इसके अकॉर्डिंग हमने सोल्व करना है। इसकी वैल्यू कितनी हमें गिवन है, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसको लिखते हैं एक बार। E इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर के, साथ में है 2k-3 डिवाइडेड बाय 2m। और इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। इफेक्टिव मास निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये होता है m स्टार इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय कर्ल ऑफ E का डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू के। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ E विद रिस्पेक्ट टू के। जो E के रिलेशन यहाँ पे आपको गिवन है, इसका डबल डिफरेंशिएशन करना है, नीचे वैल्यू पुट करनी है और ऊपर एच कट स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी है। तो इस तरह से हमने इसको सोल्व करना होता है। अब इसको ध्यान से देखें तो अगर हम इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें, अगर सिंगल टाइम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं डेल ई ओवर डेल के, तो कितना आएगा हमारे पास। इसको थोड़ा रिजोल्व करके लिखते हैं, ये जो चीज है इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं। चलो, अगर इसको सोल्व करेंगे तो इसमें हमारे पास आएगा 2h कट स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास आएगी इसकी माइनस ऑफ 3h कट स्क्वायर के। अब ध्यान से अगर देखें तो इसको सोल्व करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव इसका कितना आएगा, ये आएगा 4h कट स्क्वायर और साथ में के, माइनस ऑफ ये आएगा 3h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव, हमने सेकंड भी निकालना है। सेकंड के लिए हम करेंगे इसमें डेल स्क्वायर ई बाय डेल के स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, दोबारा करेंगे तो इसको क्या आएगा, 4h कट स्क्वायर ओवर 2m। और जो दूसरे वाली टर्म है ये जीरो हो जाएगी, इसमें आपके पास कहीं भी k नहीं है, तो आप इसको जब डेरिवेट करोगे तो ये जीरो आएगा। तो हमारे पास ये इतना पार्ट आ गया जो हमने इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4h कट स्क्वायर, साथ में 2m है, 2m ऊपर लिख लेते हैं। h कट स्क्वायर से h कट स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 4 गया तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे m/2। तो m/2 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ सैटेलाइट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ डिस्टेंस r। एक सैटेलाइट है जो प्लैनेट के अराउंड मूव कर रही है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे मूव कर रही है, सेंटर से r डिस्टेंस के ऊपर मूव कर रही है। अगर सेम हमारे पास जो, अच्छा ये दिया हुआ बीच में, द टाइम पीरियड ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट, इसका टाइम पीरियड में गिवन है t, मतलब t टाइम में हमारे पास वो एक पूरा कंप्लीट राउंड कंप्लीट करती है। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट में। सेकंड है, अगर सेम सैटेलाइट को हम 4r रेडियस से मूव कराने लगे तो इस बार टाइम पीरियड कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए केपलर का थर्ड लॉ हमारे पास होता है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर रेशियो की फॉर्म में करेंगे T1/T2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है, हमने रेशियो निकाला तो इक्वल साइन के साथ यूज कर सकते हैं हम इसको। रेशियो में चीजें ऐसी होती हैं, तो हम इसको अपोजिट करके लिख रहे हैं, T2/T1 लिख रहे हैं। T2/T1 स्क्वायर इज इक्वल टू R2/R1 का क्यूब। ठीक है, अब ये 2 से दोनों साइड को डिवाइड करो तो कितना आएगा, T2 शुड बी इक्वल टू T1, और यहाँ पे आएगा आपके पास R2/R1 की होल पावर 3/2। ठीक है, इसको इस तरह से सोल्व करना है। अब ध्यान से देखें तो T1 हमारे पास कितना गिवन है, T, तो ये हमारे पास T आ गया। ये आया हमारे पास 4R/R, R से R कैंसिल आउट, और पावर में कितना चल रहा है 3/2। बस लास्ट ये सोल्व करना है, तो यहाँ पे आएगा T2 इज इक्वल टू T, और यहाँ पे अगर आप 4 का स्क्वायर रूट लें पहले, मतलब ये किस तरह से टर्म है, अगर इस टर्म को आप देखो तो ये कुछ ऐसे है 4 3/2, तो एक बार इसका आप स्क्वायर रूट लोगे तो कितना आएगा 2, और साथ में क्यूब बचा हुआ है तो ये आ जाएगा 8t। तो T2 की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 टाइम्स ऑफ t, जो इनिशियल आपके पास टाइम पीरियड था उसके 8 गुना ये आंसर आने वाला है। तो इसका ऑप्शन आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, 8t इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द आइसोस्पिन एंड स्ट्रिंजनेस ऑफ
ओमेगा माइनस बैरियन। ओमेगा माइनस बैरियन जो होता है ये सिंगलेट स्टेट में होता है। जो ओमेगा माइनस आपके पास बैरियन होता है ये सिंगलेट स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सिंगलेट स्टेट। अगर हम इसकी आइसोस्पिन निकालना चाहें, आइसोस्पिन कैसे निकलेगा, ये निकलता है हमारे पास m इज इक्वल टू 2i प्लस 1। ठीक है, सिंगलेट स्टेट है तो इसकी हमारे पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो 1 इज इक्वल टू 2i प्लस 1। इससे आपके पास कैंसिल आउट करोगे, इधर आप लेके आओगे तो 2i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और i शुड बी इक्वल टू 0। अगर i हमारे पास 0 है तो इसकी आइसोस्पिन कितनी हो जाएगी 0। तो 0 वाले ऑप्शन कौन से आपके पास, या तो डी ऑप्शन आएगा हमारे पास या फिर आएगा बी। सी नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, क्योंकि इनमें आइसोस्पिन कितनी गिवन है आपको 1 गिवन है, इसमें भी 1 है इसमें भी 1 है, तो ये नहीं आएंगे। सेकेंडली अब सोल्व करना है हमने इसकी स्ट्रेंजनेस। स्ट्रेंजनेस को सोल्व करने के लिए फॉर्मूला आपके पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू I3 प्लस B प्लस S बाय 2। ठीक है, ये हमारे पास होता है। अब इसमें चार्ज देखो आप, इस पे चार्ज कितना नेगेटिव ऑफ 1, तो यहाँ पे आप चार्ज कीजिएगा नेगेटिव ऑफ 1। I3 हमारे पास 0 रहेगा क्योंकि हमारे पास इसकी जो आइसोस्पिन है वही 0 है, तो उसका थर्ड कंपोनेंट भी हमारे पास 0 ही आएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं, बैरियन नंबर इसका 1 होता है, स्ट्रिंजनेस इसकी में निकालनी है और डिवाइड बाय 2। तो ये 2 से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 प्लस S, तो S शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ 3। तो स्ट्रिंजनेस कितनी है इसकी माइनस ऑफ 3, तो ये बन गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 0 एंड -3। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। In a gas, the relative magnitude of the most probable speed Vp, the average speed V bar, या फिर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। इनमें हमने मॉलिक्यूल में ना इनका रिलेटिव मैग्नीट्यूड बताना है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा होती है, कौन कम होती है, कौन सेंटर में आती है। तो आप इसको ट्रिक से याद रखो, इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की। इसका ऑर्डर हम याद करेंगे रैम से, ऐसे RAM रैम। तो उसमें सबसे पहले आती है हमारे पास रूट मीन स्क्वायर, VRMS है, सेकेंड आएगी V एवरेज, और थर्ड आपके पास आएगी V मोस्ट प्रोबेबल, जिसको VP भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर कौन सा आ रहा है, VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से आपने ट्रिक से इसको याद करना है। वैसे इसका एक पूरा कर्व होता है, इनके फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, बट अभी के लिए आप इस तरह से याद रख सकते हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कैनेडा बेल्सम। ये हमारे पास एक तरह का, जैसे आपके पास फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास होता है ना, उस तरह का हमारे पास ये सब्सटेंस होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास होता है 1.55, 1.55 इसका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये आपने याद रखना है। ये फ्लिंट ग्लास और क्राउन ग्लास, हमारे पास दो ग्लास होते हैं, फ्लिंट एंड क्राउन, उनके जैसा ही है एक तरह से, फ्लिंट ग्लास एंड क्राउन ग्लास, उनका भी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसी रेंज में कुछ होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आप ये भी याद रख सकते हो फ्लिंट एंड क्राउन। अब इसका थोड़ा डेटा है यहाँ पे। ठीक है, इस डेटा से देखो, कैनेडा बाल्सम हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.55 व्हिच इज सिमिलर टू दैट ऑफ क्राउन ग्लास विद हाई ऑप्टिकल क्वालिटी। मुझे जो क्राउन ग्लास है उसको अगर हाई ऑप्टिकल क्वालिटी के साथ देखें तो हमारे पास वो कुछ एक तरह से कैनेडा बाल्सम की तरह होता है। ठीक है, तो याद रखना है। ये क्या है, प्यूरिफाइड फॉर्म इफ इट इज यूज्ड इन लेंस एलिमेंट, लेंस एलिमेंट में भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, गेलमैन-निसीजिमा फॉर्मूला फॉर क्वार्क इज। ठीक है, ये क्वार्क के लिए फॉर्मूला पूछा है, गेलमैन-निसीजिमा ने जो दिया था। ठीक है, बट क्वार्क के लिए पूछा है। अगर नॉर्मली फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास होता है ये जो अभी भी लिखा था हमने। ठीक है, यही वाला सेम। तो ये भी ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, ये भी ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, पर ये गलत है। ठीक है, आपको क्या पूछा गया क्वार्क्स के लिए, तो क्वार्क की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। जो उसका हमारे पास एडवांस फॉर्मूला आता है, ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपके पास 3 क्वार्क भी ऐड होंगे, 3 क्वार्क ऐड होंगे आपके पास, 1/2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 3 क्वार्क भी ऐड होंगे। इसी में कर देते हैं ऐड, इसी में ही ऐड कर देते हैं हम। ये बनेगा C प्लस T प्लस B। जो चार्म क्वार्क है, टॉप क्वार्क है, बॉटम क्वार्क है, इनको भी ऐड करना है इसमें। तो हमारे पास ये टोटल जो गेलमैन-निसीजिमा मैंने फॉर्मूला दिया था ये था पूरा क्वार्क्स के लिए। ठीक है, इसमें क्वार्क की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। देखो कंफ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन था, नॉर्मली जो फॉर्मूला होता है यही होता है। ठीक है, बट एक क्वार्क के लिए पूछा है, क्वार्क अगर पूछा है तो क्वार्क भी आएंगे ना, तो क्वार्क भी आएंगे। ठीक है, ये एडवांस है इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ईपीआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो रेडिएशन यूज किया था वो था माइक्रोवेव। ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा डायरेक्ट डेटा टाइप क्वेश्चन है, इसको आपने याद करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो ये हमारे पास आता है माइक्रोवेव। चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कंसीडर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल ईच ऑफ, दो पार्टिकल है तो ni की वैल्यू हमें मिल गई। ni हमारे पास कितना है 2 है। सेकेंडली विच कैन बी इन एनी ऑफ द 3 क्वांटम स्टेट, दो 3 क्वांटम स्टेट की बने तो gi की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से 3। कौन सी हैं 0 e ट्वाइस ऑफ e। ठीक है, अब इसमें पूछा गया आपको द नंबर ऑफ टोटल कॉन्फ़िगरेशन व्हेन द पार्टिकल आर आइडेंटिकल बोसोन। अगर आइडेंटिकल बोसोन हमें गिवन है, ठीक है, किसको फॉलो करते हैं बोस एंड आइंस्टाइन कंडेंस बोस आइंस्टाइन स्टेट को एक तरह से वो फॉलो करते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स होती है आपके पास। तो इसमें फॉर्मूला जो आपके पास रहेगा, फॉर्मूला हमारे पास होता है ये वाला। अगर हमने ये टोटल नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन निकालनी तो इसमें डायरेक्ट पुट करो वैल्यूज और सोल्व कर लो। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा ni कितना है आपके पास 2 है प्लस 3 माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा आपके पास n का फैक्टोरियल तो मतलब 2 फैक्टोरियल, और ये हमारे पास क्या है 3 माइनस 1 दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू कितनी बनी, इसको हटा देते हैं अंदर से। ऊपर वैल्यू कितनी बनी हमारे पास, ये है 5 माइनस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल। नीचे वैल्यू कितनी है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करोगे तो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल तक ये रन करेगा। देन हमारे पास 2 फैक्टोरियल नीचे है अवेलेबल, तो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बना 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6 आएगा। तो टोटल हमारे पास इसकी कितनी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 6। तो ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। डायरेक्ट इस तरह से आपने इसको करना था। ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो या फिर हम एक इसका ऐसे बॉक्स बना के भी कर सकते हैं। तीन जगह आपके पास है ना, 3 वैकेंट स्टेट हैं, तो बोसोन कैसे होता है एक जगह ही फिल हो सकते हैं दोनों, ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है फिर ऐसे हो सकता है, फिर सिंगल सिंगल फिल करोगे तो ऐसे टोटल आपके 6 बनेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। अब फॉर्मूले से कर लेना, फॉर्मूला इजी रहता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज ऑफ अरेंजिंग 6 बोसोन। बोसोन को ही अरेंज कर रहे हैं इन 4 स्पेस सेल्स। 4 फेज स्पेस सेल में हम क्या कर रहे हैं 6 बोसोन को। तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फॉर्मूले में वैल्यूज आएंगी। तो n कितना इस बार हमारे पास 6 है, तो 6 प्लस 4 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आपके पास 6 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करना है तो 6 प्लस 4 ये 9 फैक्टोरियल हो गया, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल तक हमने इसको रन कराया। नीचे हमारे पास क्या 6 फैक्टोरियल और साथ में है 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल उड़ा दिया तो कितना बचा यहाँ पे आपके पास 987 और नीचे हमारे पास कितना है यहाँ पे 3 इंटू 2 से कैंसिल आउट 4 ये 3, तो आपके पास कितना बना यहाँ पे 28 इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ बनेगा 84 टाइप। तो 84 इज द करेक्ट ऑप्शन, इसका आएगा आपका आंसर 84। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है आपको, ये क्वेश्चन है हमारे पास कंडेंस मैटर फिजिक्स का, मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ कितनी गिवन है आपको मोनोक्रोमेटिक, ये हमें लैम्डा इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम गिवन। सेकंड चीज क्या गिवन है यहाँ पे, ऑन अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग रिफ्लेक्शन फ्रॉम एक प्लेन गिवन है आपको यहाँ पे 311, मतलब एक तरह से ये HKL की वैल्यू आपको गिवन है, HKL की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अकर्स एट एंगल 30 डिग्री, थीटा भी आपको गिवन है यहाँ पे कितना है 30 डिग्री। ठीक है, लेटिस पैरामीटर आपने ए की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करो यहाँ पे डी की वैल्यू निकालो। डी की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला ए डिवाइड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसमें हमने ए निकालना है इस क्वेश्चन में, इसके अलावा भी हम ब्रैग लॉ होता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ये बाद में लगाना है। ठीक है, अभी पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे ये डी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसमें से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ए डिवाइडेड बाय नीचे है HKL मतलब h का स्क्वायर कितना है 9 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 1, तो कितना बन गया यहाँ पे आपका d बन गया हमारे पास, d शुड बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 11। इतना हमारे पास आ गया पार्ट।
अब लास्ट पार्ट बचा हुआ है, ठीक है। अब कौन सा प्लेन पूछा आपका, फर्स्ट ऑर्डर ब्रैक, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी यहाँ पे 1। अब इसमें 2, d की वैल्यू कितनी है, a डिवाइड बाय √11 साइन 30, थीटा वैल्यू आपको कितना गिवन है यहाँ पे 30, तो साइन 30 इज 1/2। n की वैल्यू में 1 गिवन है, लैम्डा यहाँ पे लैम्डा भी 1 गिवन है, लैम्डा कितना गिवन है आपका 1 एंगस्ट्रॉम, तो लैम्डा भी हटा देते हैं, इसको भी डायरेक्ट लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। अब ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो a कितना आ गया यहाँ से √11, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास डी ऑप्शन √11, और ये एंगस्ट्रॉम में होगा, ये एंगस्ट्रॉम में होगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास लास्ट में क्या थी, एंगस्ट्रॉम के अंदर थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन ऑफ अ फ्री पार्टिकल। कौन से सब्जेक्ट का ये क्वेश्चन है, क्वांटम मैकेनिक्स, ये है क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन। आपको वैलिड वेव फंक्शन पूछा गया है यहाँ पे, ध्यान से पहले एक बार तो ये देख लो, सारे आपको एक्सपोनेंशियल में दिख रहे हैं, ये भी ये भी ये भी, ठीक है, मतलब अलग एडिशन के साथ हैं बट हमारे पास सारे एक्सपोनेंशियल में है। तो ओड वन आउट इसमें से कौन सा है, ये वाला ax², जो ax² है वैसे भी हमारे पास ये ओड वन आउट है, या तो डायरेक्ट आप इसको इस तरह से कर लेते हैं, फिर आपके पास अगर वेव फंक्शन में आप कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हो, तो ये हमारे पास फाइनाइट वैल्यू देगा, वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट एवरीवेयर। बट अगर आप इसमें x को इन्फिनिटी तक रन कराते हो, अगर ax² में आप x को इन्फिनिटी पुट कर देते हो, तो आपके पास ये फंक्शन भी इन्फिनाइट हो जाएगा, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो इस तरह से आपका नहीं हो सकता, बट इनमें पुट करोगे, जैसे यहाँ पे अगर आप इन्फिनिटी पुट कर दोगे तो इसमें हमारे पास फाइनाइट वैल्यू आ सकती है, पर इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक तरह से इन्फिनिटी चला जाएगा, तो वेव फंक्शन शुड बी फाइनाइट, तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यही हमारे पास गलत है यहाँ पे, ठीक है, नॉट अ वैलिड स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, एक रिएक्शन यहाँ पे गिवन है आपको, ई पॉजिटिव और ई नेगेटिव चेंज किस में हो रहे हैं, गामा में, गामा रे फोटोन में, ई पॉजिटिव और प्लस ई नेगेटिव गामा रे फोटोन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखो तो हमारे पास क्या है, जो एक है यहाँ पे पॉजिट्रॉन, ये वाला पॉजिट्रॉन है, दूसरे वाला हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये मिलके क्या एक गामा रे फोटोन बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसे हो रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, एक पॉजिट्रॉन इधर से आ रहा है, तो एक गामा रे फोटोन निकल रहा है, ठीक है। तो जो इसका इनिशियल मोमेंटम है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम है, वो तो कंजर्व है, बट फाइनल देखो ये सारा मोमेंटम एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कंजर्व नहीं है। एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, एक गामा रे फोटोन नीचे की साइड भी निकलेगा, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे एक गामा रे फोटोन और भी आएगा, बट एक्चुअल में इक्वेशन में नहीं था गिवन, तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर यहाँ पे एक गामा रे फोटोन और होता तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व हो जाता, ठीक है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। कौन सी होती है रिएक्शन, ये पेयर एनाहिलेशन, पेयर एनाहिलेशन मतलब ये अपोजिट होता है पेयर प्रोडक्शन का, ठीक है, ये पेयर प्रोडक्शन का अपोजिट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, an ideal diatomic gas is expanded adiabatically from an initial volume V0 to 4V0. During this process, the temperature changes from T0 to T, the ratio T/T0, रेशियो निकालना है आपने दोनों टेम्परेचर का, वॉल्यूम का चेंज गिवन है आपको, कौन सी प्रोसेस है यहाँ पे, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस है यहाँ पे गिवन, और यहाँ पे आपको गामा की वैल्यू भी गिवन है, डायटोमिक है, डायटोमिक के लिए 1+2/f, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है डायटोमिक के लिए, ये होती है 5 डायटोमिक के लिए, तो गामा कितना आ जाएगा यहाँ से, गामा शुड बी इक्वल टू 1/2/f, इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 7/5, तो हमने जो इनिशियल चीजें वो कर ली। दूसरी चीज क्या है, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में पूछा है, तो ये एक आपके पास आता है टीवी गामा इज इक्वल टू, सॉरी टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर इनिशियली देखो, इनिशियली आपके पास वॉल्यूम कितनी है V0, टेम्परेचर कितना है स्टार्टिंग में T0, तो यहाँ पे आएगा T0 और साथ में आएगा आपके पास V0 गामा -1, फाइनल क्या आएगा आपके पास T और 4V0, लास्ट में आपके पास कितना बनेगा 4V0, ये बन गया 4V0 और साथ में आएगा आपके पास गामा -1। अब रेशियो निकालना है आपने T/T0 का, तो T/T0 को लिखते हैं, T/T0 शुड बी इक्वल टू T/T0, तो ये हमारे पास आ जाएगा V0 डिवाइड बाय 4V0, और पावर में क्या है आपके पास गामा -1, गामा की वैल्यू 7/5 यूज करनी है, तो उसको लिख लेते हैं 7/5 -1,
इसको कैंसिल आउट करो, वी नोट से वी नोट गया तो कितना बना 1/4, और पावर में कितना है ये 7/5 में से आपके पास ये गया तो 2/5। ठीक है, तो इसकी एंडिंग वैल्यू क्या बन रही है आपके पास 1/4, और पावर में कितना बन रहा है 2/5। कुछ ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, हाँ जी, ये ऑप्शन नंबर सी के अंदर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। जैसे ये वाली इक्वेशन आपके पास इक्वेशन ऑफ स्टेट जैसे हम निकालते हैं यहाँ पे, एक होती दूसरी भी होती है, ये होती है पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इस तरह से कुछ चीजें आएंगी तो आप ये वाली यूज करोगे। अगर प्रेशर और वॉल्यूम में चेंज होता और प्रेशर का आपको रेशियो पूछा तो ये वाली इक्वेशन आप यूज करोगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या गिवन है आपको, अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल लाइंग इन अ प्लेन एंड सेंटर्ड एट द ओरिजिन। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है, ये इसका रेडियल कंपोनेंट होता है अंदर वाला, और ये आपका होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये वीटी मान लो, ये वी रेडियल मान लो जो अंदर की तरफ होता है। ठीक है, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी इज, मतलब यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट पूछा गया, और ये एक तरह सर्कुलर फॉर्म में घूम रहा है। ठीक है, पहली चीज तो एक यहाँ पे फॉर्मूला आता है ये वाला, ये होता है आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट थीटा कैप। एक डायरेक्शन वाला होता है एंगल वाला, और दूसरा हमारे पास रेडियल कंपोनेंट होता है। अभी के लिए सिर्फ आपने याद रखना है कि हमारे पास ये सेंटर की तरफ बार बार घूम रहा है, तो उसका रेडियल कंपोनेंट आपके पास 0 आएगा। ठीक है, और रेडियल कंपोनेंट ही आपको पूछा गया क्योंकि टेंजेंशियल कंपोनेंट ही घुमा रहा है इसको। ठीक है, तो इसमें आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, तो इसका रेडियल कंपोनेंट हमारे पास जो आने वाला है वो आएगा 0। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। What is Einstein temperature for Einstein frequency 9 into 10 raised to the power 11 हर्ट्स। आपके पास Einstein फ्रीक्वेंसी यहाँ पे गिवन है, कितनी है, ओमेगा इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस्ट टू द पावर 11 हर्ट्स। साथ में सब स्क्रिप्ट में ई भी लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और कुछ गिवन है नहीं गिवन है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है हमारे पास ये वाला, ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करना है। आपने निकालना क्या है टेम्परेचर, तो टी ई बोल दो उसको भी। ठीक है, टी ई निकालना हमने। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास ओमेगा ई इंटू एच डिवाइडेड बाय के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ये कितना है हमारे पास गिवन 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 11, साथ में प्लैंक कांस्टेंट 6.63 इंटू 10 रेज टू द पावर 34, माइनस में वो भी डिवाइडेड बाय 1.38 इंटू 10 रेज टू द माइनस 23। इसको सोल्व करना है। ये देखो जो ये वाली वैल्यूज हैं ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे सारी। ठीक है, सिर्फ ये वाला आपका जो जो पॉइंट्स में वैल्यूज हैं ये आपके पास गिवन है, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी आपके पास 43 के अराउंड, 43 केल्विन आएगी। ठीक है, तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आपने इसको देखना है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर 27 इज। आपके पास एक न्यूक्लियस गिवन है जिसका एटॉमिक मास कितना है 27 है, आपने उसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास, r इज इक्वल टू आर नॉट, r इज इक्वल टू आर नॉट a 1/3। ठीक है, आर नॉट कितना गिवन होता है हमें, आर नॉट की जो रेंज होती है वो होती है 1.2 फर्मी। इसको लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 15 मीटर। फर्मी को ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पे ए की वैल्यू भी गिवन है तो आर निकालना है हमने, तो आर इज इक्वल टू आर नॉट 1.2 फर्मी लिख लेता हूँ, फिर इसमें मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। तो 27 का अगर हम क्या करते हैं क्यूब रूट 1/3 कर रहे हैं तो कितना आएगा यहाँ पे, कि 3 आएगा। ठीक है, 3 का अगर स्क्वायर करते हो 9 आता है, 9 का आप इसको एक तरह से फिर से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 27 आएगा। ठीक है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 15 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर आएगा, है ऑप्शन में, हाँ जी है। तो इसका बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द माइनस 15 मीटर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ ट्रांसवर्स वेव ऑफ एन एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड आपको गिवन है ट्रांसवर्स वेव का कितना है, a इज इक्वल टू 2 मीटर। सेकेंड चीज आपको क्या गिवन है यहाँ पे, वेवलेंथ। ठीक है, 0.5 लैम्डा में गिवन है 0.5 मीटर। और क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज 1 हर्ट्ज। तो आपको यहाँ पे एक तरह से इक्वेशन बतानी है, मतलब इक्वेशन ऑफ वेव, जो एक्सप्रेशन बनेगा वेव का, और ये किधर मूव कर रही है, ये प्रोपोगेट कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। ध्यान से देखो, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है जो वेव है, वो कुछ ऐसे आ रही है अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे। ठीक है, तो इस तरफ इसकी एनर्जी रेडिएट हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सबसे पहले हम कंपोनेंट निकालते हैं कि कंपोनेंट क्या होते हैं। एक तो होता है आपके पास प्रोपोगेशन कांस्टेंट 2 पाई बाय लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 0.5 को क्या लिख सकते हैं 1/2, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 4 पाई हो गया। दूसरी चीज हमारे पास ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, एफ की वैल्यू 1 है तो ये 2 पाई आ जाएगा। ऑप्शन चेक करो, के कहाँ पे आपके पास
अच्छा के एक्स होता है एक्चुअल में ना, ये तो के निकाला, बट के एक्स होता है और ये हमारे पास होता है ओमेगा टी। इस तरह के फैक्टर ढूंढने हैं आपने के एक्स और ओमेगा टी की फॉर्म के। अब के एक्स कहाँ कहाँ पे, ये एक्स वाली फॉर्म में, एक्स में आपके पास के की वैल्यू 4 पाई आएगी, या तो ये वाला ऑप्शन होगा, ये तो नहीं होगा 2 पाई है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, 3 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं। अब 2 पाई वाला देखें, ओमेगा कहाँ कहाँ 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, इसमें 2 पाई है, इसमें नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं आने वाला, जो ऑप्शन नंबर बी है ये बिल्कुल नहीं आएगा। अब सेकंड चीज हमने चेक करनी है कि हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में है, ये भी ध्यान देना था आपने, नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर डायरेक्शन नेगेटिव है तो आपके पास दोनों या तो जो वैल्यूज हैं उनके साइन जो होंगे या तो नेगेटिव नेगेटिव होंगे या फिर पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये वाली चीज नहीं होगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो अब ऑप्शन में चेक करते हैं, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो ये नहीं आएगा, एक नेगेटिव है एक दूसरे वाला पॉजिटिव है तो ये भी नहीं आएगा, तो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोस में हो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपने ध्यान रखना है कि आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह से है। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव आपके पास वैल्यू है कोफिशिएंट में, तो आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, तो इनके लिए नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। A quasi monochromatic beam of wavelength lambda illuminates Young's experiment। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसा कुछ है ये, आपको फ्रिंज पैटर्न यहाँ पे गिवन है और सेपरेशन बिटवीन कंसेक्यूटिव डार्क बैंड, मतलब आपको फ्रिंज विड्थ गिवन है बीटा। ये बीटा क्या होता है आपके पास, फ्रिंज विड्थ, ये आपको गिवन है। फ्रिंज विड्थ हमारे पास बीटा है, कितनी है, ये है 5.6 मिलीमीटर, तो इसको मीटर में ही लिख लेते हैं ऐसे सबसे पहले। बाद में क्या गिवन है आपको, द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन कंटेनिंग द अपर्चर्स एंड द प्लेन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज 10 मीटर, तो कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है आपको, कितनी है 10 मीटर। नेक्स्ट हमें गिवन है इफ टू सोर्सेज S1 S2, मतलब स्लिट डिफरेंस हमें कितना गिवन है 1 mm, तो स्मॉल डी की वैल्यू भी यहाँ पे आपको 1 mm गिवन है, तो 1 mm को हम चेंज करते हैं मीटर में, तो 10⁻³ मीटर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी। निकालना क्या है यहाँ पे वेवलेंथ, तो लैम्डा निकाल लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू बीटा इंटू स्मॉल डी डिवाइड बाय कैपिटल डी। बीटा कितना है हमारे पास गिवन 5.6 इंटू 10⁻³ कैपिटल डी कितना है 10, स्मॉल डी सॉरी स्मॉल डी आना था ऊपर, तो ये 10⁻³ लिखते हैं इसको, नीचे आएगा 10, तो ये बना 5.6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁷। ठीक है, इसमें दो वैल्यू अगर और शिफ्ट करोगे तो कितना बन जाएगा ये 560 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी 560 नैनोमीटर। इस तरह से आपने इसको करना था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following are the values of A, B and C such that the vector field F, एक वेक्टर फील्ड आपको यहाँ पे गिवन है कि वो क्या बोला जा रहा है उसको, इरोटेशनल। इरोटेशनल की कंडीशन क्या होती है आपके पास, अगर आपने उसका डेल क्रॉस एफ मतलब उसका कर्ल कर दिया आपने 0, डेल क्रॉस एफ अगर हम 0 के इक्वल ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे इरोटेशनल फील्ड, इसको बोला जाता है इरोटेशनल। तो ऐसा कुछ हमने सोल्व करना है, सोल्व करते हैं इसको। देखो अगर डेल क्रॉस एफ आप कर रहे हो 0 के इक्वल पुट, तो आप इसमें आई जे के कंपोनेंट और यहाँ पे कर्ल ऑफ कर्ल एक्स, कर्ल ऑफ कर्ल वाई और कर्ल ऑफ कर्ल जेड, डिवाइड में आपके पास क्या रहेंगे ये वाले जो कोफिशिएंट है यहाँ पे आएगा 4xy, थोड़ा स्पेस कम है तो उसको नीचे ऐसे लिख रहा हूँ मैं a z क्यूब, साथ में ये है bx स्क्वायर, सॉरी bx स्क्वायर है ना, हाँ ठीक है, प्लस ऑफ 3z। इसमें लास्ट वाले टर्म में क्या आपके पास 6xz स्क्वायर, 6xz स्क्वायर, साथ में क्या cy प्लस ऑफ cy। इस तरह से ये चीज गिवन है आपको, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना और 0 के इक्वल पुट करना है, इसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। चलो शुरू करते हैं। अगर इस वाले को हाइड करोगे तो इसमें आपके पास क्या आएगा, ये आएगा c इज इक्वल टू z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3 आएगा, सॉरी c माइनस 3 आएगा, ये आ गया c-3, और किसके इक्वल चलेगा ये 0 के इक्वल, क्योंकि ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो c-3 मतलब c इज इक्वल टू 3। c3 कहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो कभी कभी क्या होता है ना, पूरे आपने सारे ऑप्शन भी चेक नहीं करने, आपने क्या करना है एक बार एक वैल्यू निकालो, देखो चेक करके एबीसी की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें c की वैल्यू 2 है, इसमें c की वैल्यू 2 है, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, ये वाले बचे, ये वाले आएंगे। तो आपको अब क्या करना है काम, b को निकालते हैं। ठीक है,
बी निकालेंगे तो हमें पता लग जाएगा, क्योंकि ए तो दोनों के सेम है, सी दोनों के सेम है, बी निकालते हैं। अब बी निकालने के लिए कौन सी वाली चीज करोगे आप, देखो अब दूसरे वाला पार्ट जे वाला, जे वाला जब करेंगे तो इसमें आपके पास क्या आएगा, इसमें हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपके पास, इधर से जेड वाला ये है ना, तो ये बनेगा आपके पास 3az² माइनस में आपके साथ इसके साथ क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, -6z², और ये किसके इक्वल चल रहा है, 0 के इक्वल। तो z² से z² गया, तो ये 3a = 6, a हमारे पास क्या बन गया 2। ये तो हमें चाहिए नहीं था, b वाला चाहिए। अब ये k से आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को हाइड करो, तो इसको सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, इसमें आएगा b, x के रेस्पेक्ट में करें ना तो 2bx आएगा, सॉरी 2bx, ये आएगा इसके रेस्पेक्ट में 2bx, और इसमें क्या आएगा माइनस ऑफ, यहाँ से -4x, इट विल बी इक्वल टू 0। तो x से x कैंसिल आउट, तो ये बना 2b = 4, b = 2। तो b = 2 वैल्यू आ रही है, कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आपने इसको करना था। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। द एलिमेंट्री पार्टिकल, आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल गिवन है कैस्केड 0 चार्ज के साथ, ठीक है, इज प्लेस इन द बैरियन डिकप्लेट शोन बिलो एट, मतलब एक बैरियन डिकप्लेट यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपने बताना है कि जो ये वाला पार्टिकल है इसमें कहाँ पे प्लेस किया जाता है, ठीक है, ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है, इसको फिगर में देखो एक बार आप, ये देखो कौन सा पार्टिकल था आपका, कास्केड 0, कास्केड 0 कहाँ पे प्लेस्ड है, इस वाली पोजीशन पे। इस वाली पोजीशन का नाम देखो, इस वाली पोजीशन का नाम है आर, तो उसमें आपका आर कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, तो उसका सी आंसर है। आपको ये पूरा याद करना पड़ेगा, ठीक है, जो बैरियन डिकप्लेट होता है पार्टिकल फिजिक्स के अंदर आता है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इतने ही क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको अगली वीडियो में लेके आऊंगा आपके लिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।